फियर तो वही था कनेक्शन। कूलॉम लॉ, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कूलॉम कानून, ठीक है, कूलॉम कानून। तो पहले तो वैलिड किसके लिए है, तो ये वैलिड होता है पॉइंट और स्फेरिकल चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज जानते हैं आप लोग क्या, पॉइंट और करके हम लिख सकते हैं कि स्फेरिकल चार्ज सिमेट्रिक। पॉइंट चार्ज जानते हो, मान लीजिए मेरे पास दो स्फेरिकल बॉल है, अगर मैं इनको बहुत दूर लेके जाऊं तो ये क्या दिखेगी, बहुत छोटी छोटी। तो जब आपके पास क्या हो, डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है दो चार्जेस के बीच, तो वो कैसे दिखते हैं आपके पास, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज वैसे ही होता है, ठीक है। तो ये जो लॉ कहता है कि दो पॉइंट चार्ज आपके, पॉइंट चार्ज होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। कैसा होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। तो अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, कैसा होता है, कूलॉम्स लॉ जो होता है, जो है, चलिए बाद में लिखेंगे, पहले देख लेते हैं कि दो चार्ज है, प्लस Q1 एंड प्लस Q2, और कैसे चार्ज है, पॉइंट चार्ज और स्टेशनरी है। बात स्टेशनरी में बोल रहा हूँ कि पहले हमने बोला पूरे इलेक्ट्रोस्टेट में क्या होगा, चार्ज कैसा होगा, रेस्ट पे होगा, ठीक है, और ये मान लीजिए r डिस्टेंस पर एक दूसरे, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q1 into Q2, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है Q1 into Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। r क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और यही लिखा जाता है 1/4πε0, ठीक है, Q1 into Q2 अपॉन r स्क्वायर। और ये जो k है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1/4πε0, ये क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10⁹, ठीक है। अब जो है ये फोर्स को क्या बोला जाता है, कूलॉम फोर्स, ठीक है, क्या बोला जाता है, कूलॉम फोर्स। अब ये फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मे बी। वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे, रिपल्सिव मतलब इन चार्ज पे डिपेंड करेगा। अगर ये अपोजिट हुए तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज रिपेल करेंगे। दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव को हिंदी में बोलते हैं संरक्षी, अभी पढ़ाएंगे हम संरक्षी बल क्या होता है, ठीक है, संरक्षी होता है। तीसरा क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। अब ये मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हम, जब आपके पास मैकेनिक्स पढ़ेंगे वहां बताएंगे आपको सेंट्रल फोर्स क्या होता है। वैसे बस इतना जान लीजिए, सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि क्या है, जो सेंटर की ओर क्या होता है, ओरिएंटेड होते हैं, किसी एक पॉइंट की तरफ लगते हैं, ठीक है, क्या होता है, एक पॉइंट की तरफ जो लग रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। और कैसा होता है ये, इसमें लिखोगे लॉन्ग रेंज होता है, कैसा होता है, लॉन्ग रेंज होता है, ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं दीर्घ प्रयास होता है, ठीक है, क्या होता है, दीर्घ प्रयास होता है, ठीक है। चलिए, अब मैंने एक चीज लिखा आपके पास 9, चलिए इतना नोट कर लो पहले, ठीक है।
ठीक है, तो कैसा है, सेंट्रल फोर्स है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का हो सकता है, पर डिपेंड। ठीक है, तीसरा क्या है, लॉन्ग रेंज। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू। अब यूनिट बताते हैं हम, यूनिट कैसे पता चलेगा हमको। मान लीजिए हमसे यूनिट पूछ किया, तो सिंपल सा हमने क्या पढ़ा, F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, F आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2, ये क्या आपके पास के। अब इसकी यूनिट देखते हैं, फोर्स का क्या आ जाता है, न्यूटन, डिस्टेंस का क्या आता है, मीटर स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास एक टर्म और है, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, परमेबिलिटी या परमिटिविटी, परमिटिविटी, जिसको क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। ठीक है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। देखो ये नोट लगा है, मैंने एक दिन भी पहले ही बताया होगा। तो ये क्या है, वैक्यूम की बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। अभी ये जो फोर्स है, ये सारी बात किस में कर रहे हैं हम, वैक्यूम में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, वैक्यूम में कर रहे हैं। अगर हम मीडियम की बात करें, चलिए पहले इसकी वैक्यूम की इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, याद रख लोगे आप, 8.85 10 टू द पावर 12 माइनस 12। अब इसकी यूनिट भी कैसे निकलेगी, यहां से सिंपली क्या कर दोगे, जब इसकी वैल्यू ये है तो ये क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन नीचे आ जाएगा, के ये ऊपर चले जाएगा। इसकी यूनिट ये आई, यहां से अगर मैं एप्सिलॉन लिखूं तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई। तो इसकी तो सॉरी, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी 4 पाई की, किसकी यूनिट होगी, के की यूनिट होगी। तो के की क्या यूनिट होगी यहाँ पर, 1/4 पाई, तो ऐसी कांस्टेंट है, इसकी कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो के की जो यूनिट आएगी वो कितना रहेगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर भूल जाए, याद नहीं रहेंगी इतनी चीजें तो नहीं, पर आपके पास इस फॉर्मूले से एकदम से कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये आपसे पूछे जाते हैं, चलिए। तो ये था जब आपका फोर्स कहां पर था, ये कोलंबियन फोर्स कब था, F इक्वल टू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 इंटू Q2। ये कहां की बात थी, जब वैक्यूम की कहानी थी। किसकी कहानी थी, वैक्यूम की, यानी निर्वात की कहानी। अगर किसी मीडियम में हो, चार्ज क्या हो, किसी मीडियम में हो, तब उन पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये मैं यहां पर ओ लिख दूं, मैं मतलब निर्वात की वैक्यूम की बात। तो अगर मैं किसी मीडियम में बात करूं, इन एनी मीडियम, ठीक है, कोई भी एक मीडियम, अगर किसी भी मीडियम की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, एफ मीडियम Q1 इंटू Q2
1/4 पाई। अब क्या एप्सिलॉन नॉट होगा? अब एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी, अब ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपके पास परमिटिविटी क्या होती है, क्या था एक दिन एक्सप्लेन क्या होती है पीछे से। नहीं, मैं परमिटिविटी की बात कर रहा हूं। क्या होती है परमिटिविटी? मैंने एक एग्जांपल दिया था गाड़ी और परमिट का, कुछ याद है आप लोगों को? हाँ, वो है उसकी परमिट है, और उसने कितना चलाया है वो उसकी परमिटिविटी। वो कितना पर्टिकुलर, जो भी आपका एरिया है या जो भी आपने लिया, वो कितनी नंबर ऑफ लाइंस परमिट कर सकता है। मान लीजिए जस्ट एग्जांपल, इस रूम पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 50 लोग। तो ये इसकी परमिटिविटी, ठीक है। कितने लोग बैठे हैं, ये इसकी परमेबिलिटी, ठीक है। तो अब उस मीडियम की परमिटिविटी आएगी, अभी तक तो वैक्यूम था, अब क्या आ जाएगी उस मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय आर एस। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं इक्वेशन, ये मान लीजिए इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा था, ये वैक्यूम वाले को, और इसे क्या मान रहा हूं? इक्वेशन 2 मान रहा हूं। अब अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करूं तो क्या आ जाएगा आपके पास? एफ नॉट बाय एफ एम आ जाएगा। ये कितना हो गया एफ नॉट बाय एफ एम? ये एफ नॉट कितना था? आपको लगता है कि ये बच गया आपके पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, बाकी सारी चीजें तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये समझ आया कैसे हुआ? 1 अपॉन पे था ना, तो जैसे इसको रखेंगे, देखो यहाँ जिनको नहीं समझ आया मैं रख देता हूँ। ये था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ये कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन एम Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर चल जाएगा तो कितना रहेगा? एफ एम बाई, ठीक है, एफ नॉट। इसको ही बोलते हैं, इसका जो रेशियो होता है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव यानी सापेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे इसको? सापेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी चीज को बोला जाता है, यानी आपने देखा होगा एफ नॉट बाय एफ एम इक्वल टू कितना था? ई एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर, इसको रिलेटिव परमेबिलिटी, या इसी को बोलते हैं के। के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम आगे भी बात करेंगे, के इज अ क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमको ये नहीं समझ आ रहा ये डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक की अभी बहुत सारी बात होगी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की, अच्छा, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक, ठीक है। परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। वैसे क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? जानते हैं आप डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? हाँ, डाइलेक्ट्रिक जानते हैं आप? डाइलेक्ट्रिक के इंसुलेटर है, ऐसा है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग। अभी पढ़ेंगे हम, जब आपके पास कैपेसिटर आएगा ना, तो वहां पर डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे हम, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है, क्या क्या टाइप होते हैं उसके, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, डाइलेक्ट्रिक लिख लो, नॉन कंडक्टिंग, अपनी उसके लिए बस यहाँ पे आगे आना ही है।
नॉन कंडक्टिंग। ऑनलाइन में दिख रहे हैं इनको? नॉन कंडक्टिंग। K इक्वल टू 2। ये डाइलेक्ट्रिक यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऊपर भी क्या है, एप्सिलॉन है, नीचे भी एप्सिलॉन है। ठीक है, तो फाइंड कूलॉम फोर्स इन मीडियम, कोई भी मीडियम ले रखा हो। ठीक है, Fm। चलिए ये फाइंड करना, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आसानी से क्या हो जाएगा, आप करोगे Fm यानी F नॉट अपॉन Fm इक्वल टू कितना, K। तो F नॉट अपॉन K इक्वल टू कितना होगा, Fm। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 8 डिवाइड बाई 2। तो Fm की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 4 न्यूटन। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 4 न्यूटन आ जाएगी। अब जो ये K है, जिसको आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा, उसकी अलग अलग वैल्यू, अगर ये 1 होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो ये होता है एयर के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए। किसके लिए होता है? K इक्वल टू फॉर एयर या फिर और क्या हो, वैक्यूम। ठीक है, और K की वैल्यू आपके पास 81 होती है। किसके लिए? फॉर वाटर के लिए। किसके लिए होती है? वाटर के लिए। और K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, वो होती है किसी भी मेटल के लिए। ठीक है, किसके लिए होती है? फॉर मेटल के लिए, कोई भी मेटल हो। तो आप इन चीजों को ध्यान रखना, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए मुझे। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन और है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताओ, डायमेंशन। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बताइए, मैं पूछा हूँ। टी आपको पता चल गई, क्या होती है? कूलॉम स्क्वायर अपॉन एन एम स्क्वायर। ठीक है, एक फोर्स है नीचे में। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा इससे, तो एक काम करो, जो फॉर्मूला था वो कितना था, कितना आया था? अगर एप्सिलॉन में ऊपर लेके जाऊं तो 1/4 या एफ आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2। इसकी क्या होती है? अगर आपके पास आवेश है तो उसकी क्या होगी? ए 80 हो जाएगी। हाँ, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा होगा।
80 80, इसकी देखो नीचे फोर्स की क्या होती, ये याद रख लो, mLT की पावर माइनस, और ये क्या है, आर है, तो ये कितना है, एल स्क्वायर। हाँ, तो अब कितना आ जाएगा, एम ऊपर जाएगा, तो दिख रहा है कि एम तो -1 आने वाला, तो एम -1, एल की पावर -3, टी की पावर देखो 2 ये है 2 ये है, तो कितना आ जाएगा 4, ऊपर चलेगा ना, ए स्क्वायर। ठीक है, इतने डायमेंशन आपको याद नहीं रखी जाएगी, तो फॉर्मूले आने चाहिए। हाँ हाँ, L-3। ठीक है, इतनी डायमेंशन आपको याद नहीं रखी जाएगी, तो क्या है, फॉर्मूले मालूम हो तो कितना टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, वैसे भी 4 ऑप्शन तो वहां होते ही ऑलरेडी। चलिए, एक मैंने कूलाम्ब लॉ में लिखवाया था कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हो गया, ये हो गया। तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स, हिंदी वाले लिखेंगे संरक्षी बल, संरक्षी बल। लेक्चरर में क्वेश्चन बन चुका है, आपके पास कभी भी बन सकता है। लेक्चरर 2018 में आया हुआ, तो आपके पास आ सकता है। ठीक है, क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, अगर देखो पहले समझिए, अगर ये 2 पॉइंट है, कोई पार्टिकल, कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, वो यहां से यहां गई और वापस यहां आई, जितनी काइनेटिक एनर्जी यहां पर थी उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस आए। काइनेटिक एनर्जी कैसी रहे उसकी, कंजर्व रहे। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर हम वर्क डन देखें तो जितना कार्य यहां पे किया होगा, W A से B में जा रहा होगा, उतना ही वर्क डन कितने किया होगा, B से, यानी नेट वर्क डन कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। किसमें, क्लोज लूप में, लिखना मत अभी, क्लोज लूप में। ठीक है, क्लोज लूप में। तीसरा हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास क्या है, पाथ पर निर्भर नहीं करता। क्या नहीं करता, पाथ पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्व। क्या क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, क्या क्या कहा हमने, पहला कहा काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है, कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। कंजर्व का मतलब जितनी पहले थी उतनी बाद में आ जाए, कोई भी चीज संरक्षित कब है। ठीक है, तो क्या होता है, तभी तो बोलते संरक्षण किसी चीज को कब दिया जाता है, जो चीज खत्म हो रही हो। कंजर्वेशन मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी, बाद में भी अगर उतनी आए तो क्या है, वो चीज कैसी है, कंजर्व है। दूसरा, वर्क डन, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, ठीक है, वो 0 आया इन क्लोज लूप में ना, क्लोज लूप। तीसरा चीज हमको ये पता चला कि ये कैसा होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, यानी पाथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, पेपर में क्या आता, आपके पास एग्जाम्पल आता, पेपर में डेफिनेशन नहीं आएगी, पेपर में क्या आता है, एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, जो भी आपके पास क्या है, कांटेक्ट फोर्स नहीं है, लिख लो एक पहचान क्या है इनकी, पहचान, पहचान ये है, ये इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब, नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब
जैसे कि आपके पास क्या था, कूलाम्स लॉ था, Q1 एंड Q2 थे, एक दूसरे से क्या दूरी पर थे, r दूरी पर थे। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, हाँ, मैग्नेटिक नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या, ये पहचान है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो आपस में नहीं, जैसे कि फ्रिक्शन जानते हो आप, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। दो लेयर, जब आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की दो लेयर कांटेक्ट में होगी तब क्या होगा, आपके पास फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और विस्कस फोर्स, शांता बल जिसको बोलते हैं, लिक्विड के लेयर के बीच तब लगेगा जब वो कांटेक्ट में होंगे। तो इसमें कौन से फोर्स आते हैं, नॉन कांटेक्ट। एग्जांपल के तौर पर लिख लो, ग्रेविटेशनल, ये लेक्चर में आ चुका है, ठीक है। तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, एक एग्जांपल हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तीसरा क्या है इसमें, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं हम करवाएंगे, ठीक है। आ रहा है समझ सबको, तो ये लिखेंगे विद फॉलोइंग फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव। कौन सा बल इनमें से कंजर्वेटिव नहीं, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कूलॉम बल, यानी वैद्युत स्थिति के बल। बी ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड थर्ड वन है स्प्रिंग फोर्स, एंड डी ऑप्शन है फ्रिक्शन फोर्स। ये है आपके पास लेक्चरर 2018 का क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब है नॉन कंजर्वेटिव। क्या आपके पास नॉन कंजर्वेटिव, हिंदी में बोलेंगे असंरक्षित बल। क्या होते हैं, जो जो डेफिनेशन ऊपर लिखी है उसमें नो करते रहना। नो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, नो वर्क डन जीरो, एंड पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। जो ऊपर लिखे जितनी, उन पे नो लगा देना। एग्जाम्पल में लिख देता हूं, पहचान क्या है इसकी, पहचान है ये कांटेक्ट फोर्स होते हैं, कांटेक्ट फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, कांटेक्ट फोर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, कौन सा कहा था हमने, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल। दूसरा है विस्कस
ठीक है, विस्कस फोर्स हिंदी में बोलते हैं शान बल। थर्ड है ड्रैग फोर्स। और कोई कांटेक्ट फोर्स जानते हैं आप? ठीक है, ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स को बोलते हैं विरूपण बल। ठीक है, हो गया। तो हेडिंग लगाइए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूअस मतलब लगातार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरे पास कोई क्यूब है, ठीक है, तो इसमें क्या है, चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में। कोई सरफेस है तो इसमें क्या है आपके पास, चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई लाइन है तो उसमें क्या है, कंटिन्यूअसली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। ये वॉल्यूम था, मैं बना लेता हूँ वापस हमारे डायग्राम। ठीक है, तो इधर है, इसको बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लाइन आप जानते हैं लाइन कैसी होती है, ये लाइन है, इस पूरी लाइन में अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे ही मैं अगर यहां पे सरफेस है तो इस पूरे सरफेस में क्या है, चार्ज कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड। वैसे ही मैं अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में क्या है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जैसे ही आप जानते हैं मैं डेंसिटी की बात करता हूं, जैसे कि आप जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, प्रत्येक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, मतलब पूरे, अगर आपको पूरे शहर की पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालनी है तो आप 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उस हिसाब से आप शहर की डेंसिटी बता देते हो। जैसे कि आप बोलते हो मुझे डेंसिटी निकालनी है किसी भी चीज की, तो मैं बोलता हूँ मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक कोई मास टुकड़ा लिया मैंने, उसमें देखा कि कितना ओवरऑल वॉल्यूम में देखा कितना डेंस है, कितना भरा हुआ है, तो वो क्या डेंसिटी है, किसी भी चीज की डेंसिटी क्या बताती है। तो अगर मैं यहां से एक मान लीजिए एक टुकड़ा लेता हूं डीएल, तो इसको क्या है, मैं कह रहा हूं कि जो इसमें कितना चार्ज है, मान लीजिए स्मॉल चार्ज है डी क्यू। अब हमको नहीं पता कितना चार्ज है, स्मॉल चार्ज लिया मैंने, स्मॉल एक अमाउंट लिया डी क्यू। मैंने कहा लेंथ पूरी, अगर वायर की लेंथ एल थी तो उस टुकड़े की लेंथ कितनी आ गई, डीएल ले ली मैंने, स्मॉल ले लिया। तो यहां से क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा क्या है यहां पे, पहले लैम्डा को बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी।
डेंसिटी ऐसी तो निकालते। मुझे अगर इस पूरी वायर की, मान लीजिए 100 मीटर लंबी वायर है, उसमें डेंसिटी देखनी है चार्ज की, तो क्या करूंगा मैं, वायर का कोई एक टुकड़ा लूंगा, उसकी लंबाई मान लीजिए dl है, उसमें dq चार्ज है, वही क्या हो जाएगी उसकी डेंसिटी है। तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज डेंसिटी। अगर मुझे यहां से q की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा dl। अब क्या आ जाएगा, चार्ज निकालना हो अगर मुझे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा dl। इंटीग्रेशन अब पूरे वायर में निकल जाएगा, पूरे वायर में कितना चार्ज है उसको नॉर्मली आप इंटीग्रेट कर दोगे, आपके पास सारी वायर में चार्ज निकल जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी, ठीक है। वैसे ही सरफेस की बात, सरफेस में भी क्या लोगे आप, एक सरफेस का ओवर, पूरे सरफेस का एक टुकड़ा लोगे, तो आप कहोगे सिग्मा, आपने उसमें देखा कि कितना चार्ज है, dq चार्ज है, और ds उसका सरफेस एरिया है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाँ, सतही नहीं, पृष्ठीय बोलते हैं, हाँ, पृष्ठीय चार्ज घनत्व, ठीक है, आवेश घनत्व, ठीक है। अब सिमिलरली यहां पर अगर मुझे क्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डेल एस, ठीक है। अब ये मसूद नहीं, यहाँ डेल ये लगाया नहीं, ये कुछ नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे ही आप वॉल्यूम का लोगे, इसको दिखाते हैं रो से, रो कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई डी वी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए नोट कर लीजिए। बेसिकली क्या बताते हैं आपको, डेंसिटी बताती है, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, पर यूनिट लाइन कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। ऑनलाइन वालों को ठीक आ रहा है समझ, हो गया।
हो गया? चलिए, तो हेडिंग लगाइए न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट से क्या मतलब मेरा? मान लीजिए मेरे पास कोई दो चार्ज Q1 एंड Q2, लेट सपोज Q1 और Q2, या फिर मैं नाम दे देता हूं Q और NQ, जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है? अब ये एक दूसरे से मान लीजिए R डिस्टेंस पर, अब कहा जा रहा है कि थर्ड चार्ज इनके बीच में कहीं पर रखूं, मैं किस पोजीशन पर रखूं कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब वो न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ये अगर मान लीजिए 2Q हुआ, ये 1Q हुआ, तो अगर इनके बीच में कोई एक चार्ज मैं कहां पर रखूं, ये ना इस पर ये फोर्स लगा रहा हो ना ये लगा रहा होगा। जनरली अगर आपको लग रहा है कि मैं मिड पॉइंट पर रख देता हूं, तो ये ज्यादा फोर्स है, ये कम फोर्स है। चार्ज क्या है? चार्ज का जो अमाउंट है वो किस में ज्यादा है? भाई ये ऑब्वियसली बात है, n फैक्टर से ज्यादा है। तो अगर मैं मिड में रखता हूं, तो ये इसका नेचर, अगर ये क्या करता हो, अगर ये पॉजिटिव आ रहा, तो ये क्या करेगा, इसको इधर की ओर प्लेस कर देगा, धकेल देगा, यानी इस पर फोर्स लगेगा। मान लीजिए मैंने मिड पॉइंट पे रखा, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर क्यू रख दिया आधी दूरी पर, तो अब क्या लगेगा, ये अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा इसको, ये रोक नहीं पाएगा। तो वो मिड पॉइंट पूछ रहे हैं कि जब ना ये डोमिनेट करेगा ना ये डोमिनेट करेगा, उस पॉइंट को बताइए, किस पॉइंट पर रखूं मैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? बहुत आसान है, मैं बहुत कैलकुलेशन नहीं है, देखो करवाने के लिए तो इसको पर्टिकुलर प्रॉपर मेथड से भी करवाऊंगा, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, ठीक है? क्या पूछा जाएगा कि एक पॉइंट पर उस पोजीशन को बताइए जहां पर फोर्स इक्विलिब्रियम में हो, मतलब ना ये डोमिनेट कर रहा है ना ये डोमिनेट कर रहा है, उस वो पोजीशन बतानी है। और इसके साथ साथ ये पूछा जा सकता है उस चार्ज की क्या वैल्यू रही होगी, उस चार्ज की क्या वैल्यू रही होगी, ठीक है? क्वेश्चन पहले टॉपिक समझिए क्या कह रहा हूं। ऐसे पोजीशन पे रखना है ना ये इस पे डोमिनेट कर रहा होगा, क्योंकि अगर मैंने मिड में रख दिया तो ये बड़ा लग रहा है मुझे, तो ये क्या कर लेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो इधर धकेलेगा, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है? अब ये अगर छोटा हुआ, मान लीजिए नेगेटिव हुआ, तो ये क्या करेगा, इसको इधर धकेलेगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता सेम चार्ज कैसे करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये बात तो सबको मालूम होगी, ठीक है? तो चलिए अब करवाते हैं इसमें। अगर आपको ऐसी पोजीशन पे करना, लिख देता हूं मैं कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है? थर्ड चार्ज की पोजीशन वेयर फोर्स ऑन दैट चार्ज विल बी जीरो, यानी हिंदी वाले भी लिखेंगे कि थर्ड चार्ज, जो थर्ड आवेश है, यानी उसकी आपको क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है, जहां पर उस पर कोई जो नेट फोर्स है, यानी जो उस पर क्या है लगने वाला बल हो, वो जीरो। तीसरे आवेश की स्थिति बतानी है जहां पर उस आवेश पर लगने वाला बल जो है कैसा हो, जीरो, यानी ये इक्विलिब्रियम में होगा, कौन सा, जो थर्ड चार्ज रखा जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप से क्वेश्चन बन, अब यही क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी ये, ठीक है? हालांकि थर्ड चार्ज वहां पर थर्ड ना लिख के क्यू बोल देगा, 2Q बोल देगा, जो भी बोलेगा, ठीक है? पर ऐसी लैंग्वेज होगा, सेम क्वेश्चन में ऐसे होगा, ठीक है? तो लेट सपोज क्या कर लेता हूं, मैं चार्ज को कहां पर रख देता हूं, किसी पॉइंट पर रख देता हूं, यहां पर रख दूं,
यहां पर रख देता हूं, और ये इससे x दूरी पर है, इससे x दूरी पर। तो इससे कितनी दूरी पर होगा? हाँ, इससे कितनी दूरी पर होगा? हाँ, r माइनस एक्स। इसका ये पहले ही बता दिया हमने कि ये कैसा रहा होगा, जीरो रहा होगा इक्विलिब्रियम फोर्स, तभी तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा इक्विलिब्रियम में। अब ये इसकी पोजीशन कहां पर मानी है मैंने? इक्विलिब्रियम में, तभी तो इस पर क्या है, फोर्स क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो, अगर एफ नेट जो है जीरो रहा होगा, इसका मतलब क्या रहा होगा कि जो एफ क्यू के वजह से आया और एफ एन क्यू के वजह से आया, दोनों फोर्स इक्वल होंगे, तभी तो नेट फोर्स जीरो आया, दोनों को जोड़ के क्या आ गया, जीरो आया होगा। अब आपको मालूम है कि ये कितना होता है फोर्स कूलम इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू Q1। अब Q क्या आपके पास, और ये क्या है, क्यू एन, डिवाइड बाई कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर, सॉरी, Q इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू, कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। अब इससे देखते हैं, मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, बस मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, एन क्यू इंटू, नहीं समझ रहे हैं, ये देखिए ये दोनों है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, एक बार ये चार्ज, तो यहां दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स का, ये सारी चीजें कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, अब आप इतने मैथमेटिशियन है, सॉल्व तो कर ही सकते हो ना, कर लोगे, तो कितनी आ जाएगी, करो जरा सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं सॉल्व करना आ रहा तो देखिए मैं बता देता हूं, r अंडर रूट n प्लस 1 इतनी आएगी। इस पोजीशन पे जैसे आप रखोगे, n क्या है, ये वाला ही, r क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो आपसे डायरेक्ट लगा दोगे इसको यूज कर लोगे डायरेक्ट कि दो चार्ज है, अभी करवा देते हैं इतना। हाँ, क्यों, कर लो, सॉल्व कर लो। अब ये हर बार नहीं करना, हर बार क्या याद रखोगे, ये सर एक बार, न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट मतलब ऐसी जगह हम उस चार्ज को रखना है, कुछ वैल्यू है जानते हैं, ठीक है, इस पोजीशन पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे समझ आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन है क्यू चार्ज क्यू एन 9 क्यू आर separated by 8 meter distance if we place a
third charge between Q and 9Q. Find the position of charge at which force in equilibrium. ठीक है, क्या लिख सकते हैं? नेट फोर्स at which net force on charge, वो क्या हो जाएगा? ज्यादा बड़ी लैंग्वेज होगी। at which charge in equilibrium. चलिए हिंदी में क्या लिखा है कि हिंदी में कि मान लीजिए दो चार्ज है 9Q और Q, उनके बीच की दूरी है 8 मीटर। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो बताइए एक थर्ड चार्ज में प्ले कहां पर रखूं कि उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स, यानी वो चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो। ठीक है, फाइंड द पोजीशन एट विच चार्ज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। हाँ कोई चार्ज इन इक्विलिब्रियम, जहां पर तीसरा आवेश का इक्विलिब्रियम। चलो जल्दी से बताओ मुझे क्या करोगे? सिंपल, मैंने बताया ये याद रखोगे। क्या है? जब भी चार्ज आए तो क्या है, एक्स वो पोजीशन निकालोगे कितनी, r/√n+1। अब देखो यहाँ ये है क्या है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, Q और ये क्या है 9Q, एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी, 8 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब कह रहे हैं हम यहाँ पर थर्ड चार्ज रख रहे हैं Q, जिस पर लगने वाला फोर्स कैसा है, नेट फोर्स 0 है। ठीक है, अब क्या है, R कितना है, 8 दे रखा है, डिवाइड बाय N कितना है, N यही तो था NQ, 9+1 तो कितना आ रहा है, 3 4 2 2 आ रहा है। 2 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो क्या रहेगा, उस पर लगने वाला बल 0 होगा। न्यूट्रल पोजीशन है ये। ठीक है, आ रहा है समझिए। ठीक है, तो ये जो कंडीशन थी ये थी सेम चार्ज के लिए। किसके लिए? सेम चार्ज के लिए। जब दोनों क्या थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम चार्ज के लिए, मतलब दोनों क्या थे, पॉजिटिव। अब इनमें से एक नेगेटिव हो तो मतलब नोट करके लिखोगे नेक्स्ट कि अगर लाइक चार्ज हो, लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज, और एक होता है अनलाइक चार्ज, तो क्या होगा? देखिए लाइक चार्ज में क्या है, आपके पास मान लीजिए ये था, हमने कहा कि ये +NQ था और ये भी क्या था, +Q था, और ये R दूरी पर सेपरेटेड। अब ये जो थर्ड चार्ज की पोजीशन है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आपने कहा था x = r/√n+1। ठीक है, और अगर अनइक्वल हो, मान लीजिए ये माइनस हो और ये प्लस हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है, अनलाइक चार्ज में मतलब कोई एक नेगेटिव हो, और ये r दूरी पर डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, और यहां पर मान लीजिए आपने वो पॉजिटिव Q रखा, तो क्या कर देना, बस जब अनलाइक चार्ज हो तो सेम रखना, बस यहां पर माइनस लगा देना, हो जाएगा। माइनस लगा देना अगर, और अगर मुझे उस चार्ज
की वैल्यू पूछी जाए कि वो चार्ज कितना था, चार्ज की वैल्यू बताओ कितनी थी। किस फॉर्म में? एनक्यू की जगह 1 2 3 जो आपका मन कर रहा है, कैसे में चाह रहे हो आप? मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि पहला वाला दूसरा वाला एनक्यू ही होगा। ऐसे ही चाह रहे हो तो फिर क्या होगा, जब आपके पास ऐसा होगा तो ये वो क्यू की वैल्यू कटेगी नहीं ना, तब आपके पास कैसे काटोगे इसको? यहां देखो, यहां तो हमने क्यू से क्यू काट दिया था ना, अगर ऐसा होगा तो कैसे काटोगे इसको? तब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर, साथ में ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, क्यू और क्यू जो भी होगा वो। अगर यहाँ पे क्यू होगा तो स्मॉल क्यू आ जाएगा। नहीं, सब जगह वर्क करेगा, बस आपको ही पता होना चाहिए ना कि कैसे। ठीक है, अगर नॉर्मली आपका जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं देखो इस बात पे मैं सच बताऊं, इसमें इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये अपने बड़ा टॉपिक है। मैं आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आपके लेवल से कैसे क्वेश्चन है। आपके इस टॉपिक में गया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर गया तो ये सॉल्व कर लो, फिर एक बार कितना लगेगा आपको पता है। इक्विलिब्रियम यहां से निकाल दो, यहीं से तो निकाला हमने भी। अगर आप सोचते हो कि ये लेक्चर वाली सूत्र की बात है, लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, वहां पर मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो वो कभी भी एलटी और लेक्चर एक साथ नहीं पढ़ाए जा सकते। ठीक है, क्योंकि वो आपने मैथ फिजिक्स में मास्टर कर रखी है, उनका ग्रेजुएशन का है। ठीक है, कराने के लिए तो ईएमटी महीने भर चल सकती है, इतनी ईएमटी आती है मुझे कि 2 महीने चला सकता हूं आराम से। एक ऐसी चीज है जो कभी अब क्या कहा हमने नेक्स्ट है कि अगर चार्ज की वैल्यू एलटी में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इसी टाइप से सेटअप करेगा। ठीक है, और दूसरा आपने कहा, जैसे इन्होंने कहा कि 5Q और 10Q आ गया, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, Q एक को मानिए, NQ को मान दिया, NQ के साथ जो बड़े वाले के साथ Q छोटा है, Q का मतलब छोटा वाला चार्ज। ठीक है, वही करवा रहा हूं फिर जनरल केस, प्लस Q और प्लस N, और एक दूसरे से क्या है, R दूरी पर स्थित। ठीक है, और इस Q को प्लेस करना है, तो बताइए पोजीशन, बताइए क्या होगी, कितनी पढ़ी थी हमने पोजीशन, x इक्वल टू R अपॉन, और Q जो होगा इसकी अगर वैल्यू पूछी जाए आपसे तो क्या होगी, माइनस NQ माइनस Q होगी। माइनस इसलिए होगी कि ये दोनों सेम चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब आपको पता है अगर मैं इसको नेगेटिव करूं तो एक जो बड़ा होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि ये इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो आप बोलोगे ये एफ क्यू ने इधर फोर्स लगा, ये वाला इस पे पॉजिटिव रिपल करेगा तो इधर की ओर भेजने की कोशिश करेगा एन। अगर नेगेटिव नहीं लगाऊं, ठीक है, अगर मैं नेगेटिव नहीं लगाऊं तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला क्या कर देगा, डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, वो क्या कर देगा, ज्यादा धक्का कर देगा उसको। ठीक है, इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूं, और अगर इनसे अपोजिट चार्ज हुआ तो ये माइनस आप नहीं लगाओगे। ठीक है, एन कैपिटल क्यू, ठीक है, अंडर रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए
नहीं, सेम लाइक चार्ज बोला ना, एक जैसे हो, तो अगर माइनस माइनस हुए दोनों तो ये वाला केस लग जाएगा ना। लाइक चार्ज इसीलिए बोला मैंने, लाइक चार्ज मतलब एक जैसे, अनलाइक मतलब जो एक जैसे नहीं। हाँ हाँ हाँ, सेम फॉर्मूला। अगर प्लस नेगेटिव हो तो प्लस लग जाएगा एन की जगह बस। इसकी बात कह रहे हैं ना कि अगर नेगेटिव नेगेटिव हुए दोनों तो ये लाइक चार्ज आते हैं, सेम चार्जेस आते हैं। चलिए, पॉजिटिव बताया तो था मैंने अभी। बाकी से n-1 n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ चलो, अब एक आसान टॉपिक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, फिजिक्स नॉर्मल है, कौन किताब में तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। बताइए क्या समझा आप इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या समझते हैं? फील्ड से क्या समझते हैं? पहले फील्ड बता दो मेरे को, इलेक्ट्रिक छोड़ो, फील्ड क्या होता है? बहुत, हाँ सब आते हैं, हाँ सब बताओ, ग्रुप वाला ही चलो बता दो, फील्ड क्या होता है आपके पास? ग्रुप वाला ही बता दो, मैं सब रिलेट कर दूंगा, मैंने पढ़े हैं। बता दो, ग्रुप वाला ही फील्ड बता दो। डोमेन जानते हो? डोमेन, डोमेन क्या होता है? आजकल क्या पढ़ रहे हो आप लोग, वही बता दो, वहीं से रिलेट कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं? हाँ होगी, आजकल क्या चल रहा है फिर? हाँ पढ़ते आप लोग? सारा ये किया होगा, किसी खींच रहा हूँ कि एक मेरे पास एक सर्कल था, अब इसमें मैंने एक टेस्ट चार्ज माना, टेस्ट चार्ज तो मानना ही पड़ेगा, क्यों भाई? आप टेस्ट किसे करोगे? चार्ज, अकेला चार्ज मैं कहीं से लाऊं, क्या फर्क पड़ेगा न्यूटन स्पेस में? तो मैंने एक टेस्ट चार्ज माना हुआ, कैसा है? टेस्ट चार्ज है, लिखना मतलब। अब मैं कहीं से कोई चार्ज लेके आ रहा हूं, मैंने यहां रख दिया, उस पर कुछ नहीं पता चला कि क्या है, नो। जैसे ही मैंने इसके अंदर लाया, इसको क्या है, ये फोर्स को महसूस करेगा, हो सकता है प्लस और नेगेटिव हो। अब या तो ये रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स को महसूस करता है, क्या करेगा? या तो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स को महसूस करेगा। तो ये जिस पॉइंट पर कर रहा है उसको, वो उतना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप घर के अंदर चारों तरफ क्या बन जाएगा? बाउंड्री बना देते हो, आपकी बाउंड्री में कोई आ गया तो आप बोलते हैं नहीं ये तो मेरी बाउंड्री, जब तक यहां वो आदमी कुछ कर रहा हो आपको नहीं लेने देना उससे। जैसे ही वो आपकी बाउंड्री पे आया तो अब आप या उसे मारने लगोगे या फिर कुछ और करोगे, हाँ? ठीक है, यही तो करोगे। तो वो एरिया जहां पर क्या है, जहां पर किसी चार्ज को मैं लेके आऊं, तो जिस पॉइंट पर वो फोर्स रिफ्लेक्शन या अट्रैक्शन को महसूस करता है, उस फील्ड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। सारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। चलो लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में
एक चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र, सबको आ जाता है समझ, वह एरिया, हिंदी सबको आ जाती है ना, वह एरिया एक चार्ज के चारों तरफ का एक एरिया, क्षेत्र या क्षेत्र भी बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं, वह जहां पर दूसरा आवेश, दूसरा चार्ज एक फोर्स यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, को महसूस करता है। ये ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं सही, तुम लोग ऐसे हंस क्यों रहे? आदि क्यों हंसा? आदि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से? तो महसूस ऐसे लिखता है ऐसे ही तो लिखते हैं, पर ये छोटा होता है बड़ा? महसूस। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, अगर नहीं तो इन्फ्लुएंस बाय, क्या है इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि लिखना चाहेंगे इंग्लिश वाले लिख लो। एक स्पेस है, द स्पेस इन द सराउंडेड बाय द स्पेस इन सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज, द स्पेस इन सराउंडिंग बाय एनी चार्ज, in the surrounding of any charge in which influence in which its influence by experience other charge by other charges, it's called electric field, it's called, मतलब सीधा सा सिंपल सा नहीं याद रख सकते हो तो ये चार्ज था, जब मैंने इस पे कोई एक चार्ज लाया, ये या तो अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स को महसूस करता है, तो जिस क्षेत्र के अंदर करता है वो क्षेत्र क्या हो गया, ठीक है, इसका अपना एक क्षेत्र है, जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आएगा ये शुरू हो जाएगा, भाई ये मेरा एरिया है, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे दिखाते हैं? नॉर्मली ई से दिखाते हैं। क्या कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहती है कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले, ठीक है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। ये होता है टेस्ट चार्ज। क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा लिया जाता है? ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव लिया जाता है। हमेशा कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर 4, अब इसकी यूनिट निकालो, तो यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट निकालने की आदत कर डाल दो अभी। यूनिट कैसे निकालेंगे? ई है, ऊपर क्या है? न्यूटन कूलम। इस न्यूटन कूलम को ही क्या बोलते हैं आप? बोल सकते कुछ?
वोल्ट पर मीटर क्या बोल सकते हैं? वोल्ट पर मीटर बोल सकता हूं मैं? अभी पढ़ेंगे वो, जब आप बोलेंगे कैसे बोलेंगे, क्योंकि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो रिलेशन आता है ना, वहां से बोलते हैं कैसे। E इक्वल टू होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स या डेल आर होता था। यहां से करवाऊंगा मैं, इसको बताऊंगा भी, ठीक है। तो ये आ गया वोल्ट और ये क्या गया मीटर। तो इसकी एक और यूनिट भी होती है वोल्ट मीटर, ठीक है। लिख लो, इसके आगे लिख लो वोल्ट मीटर, समझाएंगे आगे समझाएंगे। डायमेंशन क्या होती है? ऊपर क्या है फोर्स ml t की पावर -2, नीचे क्या है q, तो 80, तो आ जाएगी शायद ना। चलिए अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी। एक बिंदु आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम। अच्छा, फॉर्मूला पूछा जाएगा आपके एग्जाम पे, क्या था फॉर्मूला। अब पॉइंट चार्ज क्या है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज मान लो, मेरा मन किया मैंने क्यू मान दिया। इससे इस पॉइंट चार्ज एक फील्ड क्रिएट करेगा, एक आवेश है अपने चारों ओर, क्या करेगा एक फील्ड बनाएगा, अभी तो बताया था। अब मान लीजिए इस पी पॉइंट पर मुझे उस फील्ड की इंटेंसिटी पूछनी है। इधर देख लो मैं क्या कह रहा हूं, एक पॉइंट चार्ज है, इसने एक फील्ड बनाई अपने चारों ओर। अब इस पॉइंट से मैं मान लीजिए किसी भी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मानता हूं पी, वहां पर पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ क्या हो। पेपर में कैसे क्वेश्चन आता, सेम आता है कि एट क्या है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पी पॉइंट पर बताइए, ठीक है, किसी पी पॉइंट पर बताइए, ठीक है। अब इससे पहले अगर देखूं मैं इस फॉर्मूले में, यहां पे देखो, अगर मुझे ई निकालना हो, ठीक है, तो ई इक्वल टू कितना है, कितना होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, और एक क्यू ये है, ठीक है। तो एक क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा अगर क्या है दोनों सेम, ठीक है। चलिए यहां पे आ जाते हैं। अब यहां पे क्या है, इस पॉइंट की वजह से कितना है, इस पर क्या है, कितना जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टेस्ट पेपर हो गया, सबसे सॉल्व हो गया है? तब करोगे जब हार्ड कॉपी मिलेगी। टेस्ट पेपर बचा, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बचा हुआ, ठीक है, करेंगे अभी करेंगे सबका। हाँ असाइनमेंट, हाँ अभी क्या इधर की ओर होगी। अब अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाए कि डायरेक्शन इधर की ओर होगी या इधर की ओर होगी, इस पी पॉइंट पर, पी पे बोल रहा हूँ। अगर पी पॉजिटिव होगा तो पी से इधर की रखो, अच्छा और नेगेटिव होगा इधर रखो।
और नेगेटिव होगा तो अंदर की ओर होगा। ठीक है, अगर क्या है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ई कैसे निकालेंगे? अगर ये चार्ज क्या हुआ, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ये चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन कैसी होगी? कैसी होगी? बाहर की तरफ इधर ही होगी। ठीक है, यानी आउटवर्ड होगी। कैसी होगी? आउटवर्ड। और अगर नेगेटिव होगा तो इनवर्ट होगी। जिन्होंने 2018 का लेक्चर का पेपर दिया होगा, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ज्यादा बेसिक। ठीक है, हो गया इतना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको पता है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता। फिजिक्स में क्या, किसी में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता। और बुक में क्या दिखा होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा होता है। वैद्युत विभव पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा? कभी तो सुना होगा, नहीं भी पढ़ा होगा। कौन सा मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है फिजिक्स में, एमएससी होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। अब मैं आप में से बोलूं कि ये तेज है, तो कैसे पता चला मेरे को? बाकी सबसे कंपैरिजन करके ना। अगर एक ही हो, क्लास में एक ही है, मान लीजिए करंट, मैं करंट को कैसे बोलूं? किससे कंपेयर करके बोल रहा हूँ कि तेज है? या कोई मैं मान के कोई मोटा है, तो किससे कंपैरिजन किया? और लोगों से। गलत बात है। तो मतलब पोटेंशियल के लिए, किसी चीज का स्ट्रेंथ नापने के लिए कोई एक दूसरा चाहिए। फिर ये बुक्स क्या गलत लिखती है? बुक गलत लिखती है? हा? मैंने भी तो लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने कहा नहीं। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बेसिकली मान लीजिए यहां पे क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, कहां पर है? कोई आर डिस्टेंस पर मैंने चार्ज रखा हुआ। ठीक है, या इसके काम करते हैं, सेंटर पे रख देता है। ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पर सपोज दैट जो पोटेंशियल है वो बी ए। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन ही यही है। पोटेंशियल कैसे पता चलता है? जब आप काम करोगे। पोटेंशियल कैसे पता चलता है? जब आप काम करते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूं, ऐसे पकड़ के लेके आया यहां तक, इस पॉइंट तक ले गया। को ये बी मान लीजिए बी पोजीशन से मैंने उसको इनफाइनाइट से उठा के लेके आया। तो यही तो होता, पोटेंशियल की डेफिनेशन ही यही कहती है कि जब आप किसी चार्ज को कोई काम करते हो, मैंने कहां से कहां तक ले आया, कहां से कहां तक ले आया? मान लीजिए ए, ठीक है, ए मान लो इसको, चलिए इसको बी मान लो। ठीक है, मान लीजिए, या अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, ऐसा नहीं कर तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये है। कहां से लाया आपने? बी टू ए लाया आपने। किसको लाया? चार्ज को लाया। यही तो पोटेंशियल हुआ। क्या आपने किसी चार्ज को खींच के कहां से लाया? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट से दैट पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? जहां आपको चाहिए होगा, जिस पॉइंट पर आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर मैंने कहा दो पोजीशन थी मेरे पास, एक ए वाली पोजीशन था, एक कहां पे था? बी वाली पोजीशन। तो ये कितना है? W V2A बाई Q।
ये समझ गए? बी पर जो पोटेंशियल होगा वो ये है, और ए पर जो पोटेंशियल है वो ये है। अब आप लोग एक चीज आगे भी देखोगे, ई और वी में क्या रिलेशन होता है, माइनस डीवी बाय डेल आर। अभी मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। मैं पहले ये बता रहा हूं कि पोटेंशियल को वी इक्वल टू डब्ल्यू आई क्यू लिखा जाता है। अब देखो यहां पे, अगर मुझे यहां वी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा ना। ये फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब देखो सारी चीजें हटा दो, 1/r² का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/r, यही होगा। तो इसका मतलब जो v आया मेरे पास वो कितना है, 1/4πε0 q, और कितना r, समझ गए? फोर्स में होता था Q1 एंड Q2, फील्ड तो डिवाइड बाय Q होता है ना, फील्ड क्या होता है F/Q, और ये कितना है Q1 इंटू ये K, Q1 इंटू Q2 अपॉन ये एक चार्ज से एक चार्ज कट जाएगा तो एक ही चार्ज आएगा इलेक्ट्रिक, दो चार्ज फोर्स में होंगे, ठीक है। अब ये आ गया, समझ गए? अभी दोबारा करवाऊंगा, बस समझ आ रहा है कि क्या क्या हुआ। अब मैं यहां पे रख दूं इसको 1/4πε0 Q/r, ये r पॉइंट पे ही माना था आपने। जैसे ही आप 1/4πε0 कहां से ला रहे थे आप, इन्फिनिटी से, तो ये कितना हो गया, इसीलिए ये 0, 1/∞ क्या होता है, तो क्या है हमारे पास वी ए इक्वल टू कितना, W/V/2A डिवाइड बाय क्यू। तो इसी को मैंने बोला कि वी ए लिखूं या वी लिखूं क्या ही फर्क पड़ता है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस ना लिख के मैंने पोटेंशियल बता दिया, और होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि इसीलिए हुआ कि जब आप पोटेंशियल का नाम ही वही है कि जब आप क्या करते हैं, कुछ काम करते हो, कहीं से कोई चीज लेके आते हो, तभी तो पोटेंशियल होता है। आप पढ़ने में तेज हो, आप दौड़ने में तेज हो, आपने किसी की स्ट्रेंथ कैसे नापते हो, किसी का पोटेंशियल इसलिए नापते हो कि जब उसने कोई काम किया हो, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, इनफाइनाइट से कोई चार्ज उठा के लेके आते हैं आराम आराम से। क्यों? क्योंकि अगर तेजी से लाया तो यहाँ एक्सेलरेशन आ जाता है, ये केसी बदल जाता है। तो आपने स्लोली लाते हैं, कैसा लाते हैं, स्लोली लाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो अब अगर मैं v इक्वल टू डब्ल्यू आई क्यू लिखूं तो आपको पता है ये v इक्वल टू डब्ल्यू आई क्यू नहीं है, v है माइनस वी वी अपॉन क्या है, W/Q, यानी ये है एक्चुअल में ये। पर आपको पता है मैं इसको लिखूंगा तो भी 0 आएगा, अब मैं ऐसा तो लिखूंगा नहीं -0 करके, ठीक है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं ये चीज, ठीक है। इसको बंद कर दो।